एसएससी जीडी में विनर्स के बच्चे होंगे। ठीक है, देखिए, देखो सबसे पहले तो आप एक बात समझो कि यह है पूरी पृथ्वी, और इनके हिसाब से पृथ्वी पे दो ही चीजें पाई जाती है, एक है भूमि और दूसरा है पानी। भूमि को बोलते हैं लैंड और पानी को बोलते हैं वाटर, जिसका रेशो कितना है, 1:2 है। अब अगला सवाल होता है कि उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध किस बला का नाम है। तो अगर पृथ्वी की भूमध्य रेखा को देखा जाए, भूमध्य रेखा मतलब जो बीचों बीच से निकले, तो इससे पृथ्वी के दो बराबर हिस्से होते हैं। ऊपर वाले को बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, इंग्लिश में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाले को बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध, साउदर्न हेमिस्फीयर। पृथ्वी के दो बराबर टुकड़े, है ना, इक्वल दो बराबर टुकड़े, ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, इतनी बात ठीक। अब आगे सुनिए, हमें यहां पे कोई ना कोई वैल्यू एज्यूम करना पड़ेगी। तो सबसे बढ़िया क्या है, लेट्स से कि पृथ्वी को, इसको हम मान लेते हैं 100। अगर इसको मैं 100 मान लूंगा तो इसको क्या मानना पड़ेगा, 200। आप 1000, 2000, 10, 20 कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा, है ना। आपकी इच्छा है 10 और 20 मान लो, ये 10 ले लो, ये 20 ले लो, ठीक है। अब मुझे बताओ कि 10 और 20 यानी पूरी पृथ्वी की वैल्यू कितनी आ गई, 30। पूरी पृथ्वी पर कितनी चीजें होंगी, 30। 30 का होगा बंटवारा, तो 15 हिस्से ऊपर जाएंगे, 15 हिस्से नीचे आएंगे, हा या ना। 15 हिस्से ऊपर, 15 हिस्से नीचे। अच्छा, जो उत्तरी गोलार्ध है, ये ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध है और नीचे वाला आपका दक्षिणी गोलार्ध है ना। तो जो उत्तरी गोलार्ध है इसमें भी लैंड और वाटर है, इसमें भी लैंड और वाटर है, भूमि पानी दोनों में है ना। उत्तरी गोलार्ध में भूमि और पानी का अनुपात 2:3 है, और इस वाले में तो आपको निकालना है, तो इसको अभी थोड़ी देर भूल जाओ। हमने 1 और 2 को 10 और 20 माना, 100 या 200 जो मर्जी आए मान लेना, आंसर अलग नहीं आएगा, ठीक है। तो आपने टोटल उसकी वैल्यू क्या मानी, टोटल उसकी वैल्यू मानी 30 की पूरी पृथ्वी के 30 पार्ट्स है, भूमि पानी मिला के 30 चीजें हमारे पास है। आधा आधा बटेगा, 15 ऊपर 15 नीचे। तो आपको पता है कि उत्तरी गोलार्ध में 15 चीजें हैं और अनुपात है 2:3। तो 15 को बांटो जरा, 3 और 2 5, 1 बराबर 3, 3 का दुगना 6, 3 का 3 गुना 9। मतलब यहां पे 6 हिस्से जमीन के हैं, 9 हिस्से पानी के हैं, समझ रहे हो। अब मुझे एक बात बताओ, पूरी पृथ्वी पे भूमि कितनी है, 10। पूरी पृथ्वी पे भूमि 10 है, 10 में से 6 चला गया उत्तरी गोलार्ध में, तो बचा कितना, 4, ये दक्षिण में होगा। पूरी पृथ्वी पे पानी 20 है, 20 में से 9 चला गया उत्तर में, तो 20 में से 9 गया तो बचा कितना, 11, ये दक्षिण में होगा। और यही आपके प्रश्न का आंसर है, 4:11। ओके, हाँ एक बार और बता रहा हूं, अच्छे से सुनना। देखो, 1 और 2 पूरी पृथ्वी का हिसाब किताब था, तो आपने माना 10 और 20 कि अगर 10 एकड़ जमीन है और 20 लीटर पानी है, आप ऐसे समझ लो, है ना। तो टोटल 30 हिस्से हैं, 15 ऊपर 15 नीचे। 15 को 2 और 3 5 से भाग दिया, 1 की वैल्यू 3 आई, 3 का दुगना 6, 3 का 3 गुना 9। तो 10 एकड़ जमीन पृथ्वी पर है, 6 ऊपर चली गई, 4 नीचे आएगी। 20 लीटर पानी पूरी पृथ्वी पर है, 9 ऊपर चला गया, 11 नीचे आएगा, 4 और 11 आंसर आ जाएगा। अब तो ठीक है, चलो आगे, इसको पढ़ो भैया जरा ध्यान से।
चलो सुनो आगे। ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है, खर्च का अनुपात ये है, 2,000 रुपए बचाता है, 900 रुपए बचाता है। देखो पहले तो एक बात समझो कि कभी भी आप आय व्यय ये सारी चीजें देखो तो आय हमेशा, इनकम हमेशा दो चीजों से बनती है। एक होता है व्यय जिसको हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर, और दूसरी होती है बचत जिसको बोलते हैं सेविंग्स। ये दो चीजों से मिलके बनती है इनकम। कितना खर्चा करा और कितना बचाया, दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो वो किसके बराबर होता है? इनकम के बराबर होता है। अब यहां पे देखिए ए और बी की इनकम का रेशो कितना है, तो इनकम का अनुपात है 3:2। एक्सपेंडिचर का रेशो कितना है, वो है 4:3, है ना। और आपको बचत दी हुई है। तो हम एक काम करते हैं यहां पे, देखो अगर इनकम में से बचत इधर से उठ के इधर आ जाए तो माइनस हो जाएगा। तो आय का एक फॉर्मूला यह भी बन सकता है कि आय माइनस बचत बराबर व्यय। बोलो हां या ना। आय मतलब इनकम, बचत मतलब सेविंग्स, और व्यय मतलब एक्सपेंडिचर। क्लियर है? यह भी बन सकता है फॉर्मूला। अब आगे सुनो, आय को हम क्या कहेंगे? 3/2। तो ये हो गया 3x, ये हो गया 2x। ए की बचत है 2,000 रुपए और बी की बचत है 900 रुपए, है ना। और इसके बाद इनका जो खर्च है वो है 4 और 3। इसको कुछ नहीं भी माने, आपकी इच्छा हो तो आप इसको 4y और 3y ले लो, y से y कट जाएगा, लेकिन आपको कोई दिक्कत नहीं है, इधर कभी कुछ मानने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे इसको हम ले लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, आंसर मिल जाएगा एकदम आसानी से। इनकम में से सेविंग्स घटाओगे, एक्सपेंडिचर बचेगा। सेविंग्स इधर आके माइनस हो जाएगी। आय में से बचत घटाओगे, व्यय बचेगा, है ना। तो आय है 3 और 2, बचत है 2,000 और 900 की, खर्चा है 4 और 3 का। इनका कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 3 का 3 गुना करेंगे 9x, 3 का दुगना हो जाएगा 6,000, 4 का दुगना करेंगे 8x, 4 और 9 हो जाएगा आपका कितना? 3600। 9 में से 8 जाएगा x, 6,000 में से 3600 जाएगा 2400। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2400। अब 2400 का मल्टीप्लाई, तो उनकी आय बताइए। तो 2400 का गुणा 3 में करिए 7200, 2400 का दुगना करिए 4800। ये आपके आंसर है। ठीक, ये हो गया आपका एक्स वाला तरीका। अगर आप चाहें तो आपको एक क्रॉस मेथड वाला तरीका बता रहा हूं, इससे करिए। मैं तो इसी से करना पसंद करूंगा, बाकी आपकी जो मर्जी है, जो अच्छा लगे उससे करो, कोई जबरदस्ती फोर्स नहीं है ना। ठीक है, अब सुनिए आगे। अगर क्रॉस मेथड से करना है तो कैसे करेंगे? इनकम का रेशो 3 और 2 था, एक्सपेंडिचर का रेशो 4 और 3 था, और बचत ए की 2,000 थी और इसकी 900 थी। क्रॉस मेथड मैंने आपको पुरानी क्लास में बताया है। अगर कोई पुरानी क्लास में नहीं था, वैसे तो आपको कोई भी क्लास बीच में से पढ़ना नहीं चाहिए, कोई भी चैप्टर शुरू से पढ़िए। लाइव नहीं है तो रिकॉर्डेड कवर करो, लेकिन शुरुआत से पढ़ो। बीच में पढ़ोगे आपका दिमाग ही दर्द करेगा, कुछ मतलब नहीं निकलेगा, है ना। तो देखो 3 का 3 गुना 9, 4 का दुगना 8, 9 और 8 कितने का अंतर? 1 का। 2,000 का 3 गुना 6,000, 900 का 4 गुना 3600। तो 6,000 में से 3600 गया 2400। तो 1 का मान कितना आ गया भैया? 2400। 2400 का 3 गुना, 2400 का दुगना, आंसर सेम आएगा। ऐसे आप कर सकते हो। अब मैं ये बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि क्या हमने किया, क्योंकि पिछली क्लासेस में मैं बता चुका हूं। बस इतना बता रहा हूं, क्रॉस में गुणा करके अंतर लेते हैं। 9, 8 अंतर 1, 6,000, 3600 अंतर 2400, 1 बराबर 2400, गुणा करेंगे आंसर आएगा। ठीक, बात एक ही है, लेकिन इसमें समय ज्यादा लगता है, लिखना ज्यादा पड़ता है। इसमें समय बचता है, लिखना कुछ नहीं पड़ता, बस इसमें दिमाग चलाना पड़ता है। इसमें पेन चलाना पड़ता है, इसमें दिमाग चलाना पड़ता है। अब आपकी चॉइस है, आपको पेन चलाना पसंद है या दिमाग चलाना पसंद है।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब थोड़ा अलग सवाल है, इसको देखिए। अच्छी है क्रॉस मेथड। चलो बढ़िया। देखो ये सवाल थोड़ा हाई लेवल का है, मैं आपको सीजीएल का एक सवाल करा रहा हूं, लेकिन मजा आएगा आपको इसको सीखने में, है ना। लेवल है थोड़ा इस सवाल का। ये सब चीजें जो है मतलब आपके एग्जाम के हिसाब से पहली बार करा रहा हूं, नहीं तो इतना हाई लेवल तक पहले पढ़ाना नहीं पड़ता था, लेकिन अब जो पेपर का लेवल है उस हिसाब से क्वेश्चंस का लेवल भी काफी बढ़ाया है मैंने। क्रॉस मेथड में सुनील जी जो रेशो पहले दिया है वो ऊपर, जो बाद वाला रेशो है वो नीचे, सिंपल बात है। सब कुछ पुरानी क्लासेस, सब कुछ आपको माय कोर्सेज में मिलेगा। देखिए एबीसी के खर्च का अनुपात, ए बी और सी के खर्च का अनुपात कितना है? 16, 12 और 9। और इनकी कुल आय कितनी है? टोटल इनकम है 15,300, इसको छोड़ो। और इनकी बचत कितनी है? 20%, 25% और 40%। इतनी बात समझ में आ रही है? 20%, 25% और 40%। तो आपको बताना है कि बी की आय क्या होगी। ठीक है, अब सुने बहुत ध्यान से, क्या करेंगे। देखो एक बात बताओ, हम जानते हैं हर चीज अपने आप में 100% होती है ना। अगर कोई व्यक्ति 20% बचा रहा है मतलब 80% खर्च कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति 25% बचाता है यानी 75 खर्च करता है। अगर कोई व्यक्ति 40% बचाता है यानी 60% खर्च करता है। हाँ या ना? ये तो एकदम बच्चों वाली बात है। तो आप मुझे बताइए कि बचत से आप खर्च निकाल सकते हो। 100 में से 20 गया, 100 में से 25 गया और 100 में से 40 गया। फिर एक और बात बताओ, ए वाले भैया 80% खर्चा करते हैं जबकि रियल में खर्चा कितना है? 16। ठीक। बी वाले भाई साहब 75% खर्चा करते हैं जबकि रियल में खर्चा कितना है? 12। ठीक है। और ऐसे ही सी जो है 60% खर्चा करता है जबकि रियल में खर्चा कितना है? 9। जिन्होंने प्रश्न में ध्यान नहीं दिया उनको बता दूं कि यह प्रश्न में लिखा हुआ है खर्च का अनुपात। तो आपको खर्च का अनुपात भी पता चल गया और खर्च का प्रतिशत भी पता चल गया। 80% 16 के बराबर, 75% 12 के बराबर, 60% 9 के बराबर। हल कर लो। तो देखो 16 अगर 80% है तो 100% क्या? 12 ये प्रतिशत में सीखोगे अगर किसी को नहीं आता है तो 100% क्या? 9 अगर 60% है तो 100% क्या? और 100 का मतलब यहां क्या हो जाएगा? उनकी इनकम, है ना। तो इसको सॉल्व करोगे, 16 पंजे 80, 5 से कटेगा 20 बार, फिर 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, 4 और 4 ये हो जाएगा 16, 3 बार 5 बार 15 हो जाएगा। ठीक है। तो आपको पता है इनकी आय पता चल गई, तीनों की इनकम पता चल गई। ठीक है, तीनों की आपको आय के बारे में पता चल गया कि 20, 16, 15, 20, 16 और 15। ठीक है जी। अब मुझे अगली बात ये बताओ कि टोटल आय कितनी है? 15,300, है ना। 20 प्लस 16 प्लस 15 कितना हो गया? 2, 3, 4, 5 यानी 51, 51। इससे भाग देंगे तो 1 बराबर कितना आ जाएगा? 1 बराबर 300 आ जाएगा। ठीक है। आपसे पूछा है बी की आय बताइए, तो 16 में
बी की इनकम में 300 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 4800 आंसर आ जाएगा सी। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन है लेकिन आसान है। पे करी है वो हमने करी है उनके आय इनकम का रेशो निकालने के लिए। आया मजा? ठीक है, 80% बराबर 16, 75 बराबर 90, 60 बराबर 9, तो 100% क्या? तो ये आ गई इनकी आय इनकम, है ना। 20, 16, 15, 51 से भाग दिया, 1 बराबर 16 बराबर कितना? एक और सवाल इसी प्रकार का है, थोड़ा सा चेंज है, जिसको पिछला अच्छे से पिछले का कंसेप्ट समझ में आया होगा वो इसको भी कर लेगा। करिए। कुछ लोगों के कमेंट्स पढ़ के इतनी दया आती है। कुछ लोग सर कुछ ट्रिक बता दो, कोई बोलता है सर इसका लॉजिक बता दो, कोई बोलता है इसको क्रॉस मेथड से बता दो। तो मैं आपको बस एक ही चीज कहूंगा कि अगर आप ये ऐसे इन चीजों को मांगते रहोगे ना, पहली बात तो है कि आपको इनके मतलब नहीं पता है। ट्रिक का मतलब आपको पता नहीं। आप लोग ट्रिक का मतलब क्या सोचते हो मैं बताता हूं, है ना। कई लोग की नजर में ट्रिक का मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसा करो कि ये 16, 12, 9 है, इसको जोड़ के 15, 300 भाग दो और इनकी जरूरत ही नहीं है, इनको छोड़ो और हल करके ये लो आंसर 4800। कुछ लोग सोचते हैं कि क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होते हैं कि कुछ करना ना पड़े, है ना। आप एक बात समझिए कि हर चीज प्रश्न पे डिपेंड करती है। हजारों प्रकार के प्रश्न हैं, जैसा माथा वैसा टीका, जैसा देश वैसा भेष। जैसा क्वेश्चन होगा वह, जहां ट्रिक लगेगी वहां आपको बताएंगे, जहां लॉजिक लगेगा वहां बताएंगे। अगर कोई क्वेश्चन का तरीका वैसा है तो फिर वैसे ही करना पड़ेगा। और ये क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं है। पहली बार आप देखते हो ना तो आपको घबराहट होती है, लेकिन इसमें है कुछ नहीं। करना थोड़ा यहां दिख ज्यादा रहा है लेकिन ऐसा है नहीं। तो मैं बस आपसे यही आपको सलाह दूंगा कि पहले तो इनके मतलब समझो। आपको पता ही नहीं है, बोलना बड़ा आसान होता है, इसको ट्रिक से बता दो। जरा सोचो कि ट्रिक का मतलब होता क्या है। अभी आपको इतनी समझ ही नहीं है कि इन सब का मतलब क्या होता है। कुछ भी अपनी बात बस बोल देना, है ना। आजादी है कुछ भी बोलने की, तो कुछ भी बक बक करते रहना, ये बता दो वो बता दो। इतना दिमाग अगर समझने में लगा लो ना तो कहां से कहां पहुंच जाओ, लेकिन नहीं मानोगे तुम। थोड़े से सुधरो, सद्बुद्धि का प्रयोग करो। हाँ, चलो देखो एकदम सेम सवाल है। आय को छोड़ो, इस बार उल्टा है। इस बार बचत अनुपात में दी है और खर्चा प्रतिशत में दिया है। मुझे बताओ, कोई व्यक्ति 100% में से 80% खर्चा करेगा तो बचाएगा कितना? 20। बोलो हाँ या ना। कोई व्यक्ति 100% में से 85% खर्चा करेगा तो बचाएगा कितना? 15। और कोई व्यक्ति 100% में से 75% खर्चा करेगा तो बचाएगा कितना? 25। हाँ या ना। तो इस बार बचत का अनुपात है तो बचत का प्रतिशत निकालना पड़ेगा। तो ए की बचत कितनी है? 20, जबकि अनुपात में कितनी है? 5। बी की बचत कितनी है? 15, ये है, जबकि अनुपात में कितनी है? 6। ठीक है। और सी की बचत कितनी है? सी की बचत प्रतिशत में है 25, जबकि अनुपात में कितनी है? 9, है ना। इनको अब मैं हटा देता हूं, इसको अब हल करेंगे। अब अगर आपको शॉर्ट ट्रिक चाहिए तो आप यहां बोला करो कि सर इसको,
अब आपको ये चीज अगर समझ में आ गई कि 5 में 20 का भाग देना है, 100 का गुणा करना है, तो ये लो 25 लिख दो इसको, है ना। ये 5 बार कटेगा, 5 और 5 25, ये शॉर्ट ट्रिक हो गई। 6 से इसको कैंसिल करोगे, 6/15 यानी 3 से 2 बार 5 बार, इसको हम क्या कर देंगे, 20 और 5 हो जाएगा, ठीक है। 2 और 5 6/15, 3 से हो जाएगा 2 बार, 3 से हो जाएगा 5 बार, तो 20/5। ये 4 क्यों हो रहा है, 1 मिनट, 85 है, 15 है, 6 है, ठीक। ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका 4 आ जाएगा, समझ रहे, ठीक। यहां हो जाएगा 9/25, मतलब ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका 36 आ जाएगा, ये आपका 40 आ जाएगा। तो 25 हो गया, 40 हो गया, 36 हो गया, ये आपकी बचत आ गई, ठीक। 25 हो गया, 40 हो गया, 36 आ गया, सबका टोटल आ जाएगा 40,400। तो 25 + 40 + 36, 4 3 7 2 9 10 और 1 101, भाग देंगे तो 1 का मान आ जाएगा 400। 400 का गुणा ए में करेंगे यानी 25, 25 और 4 का गुणा 10,000। ये लो शॉर्ट ट्रिक से। ठीक है, तो जो ट्रिक चाह रहे थे, लॉजिक चाह रहे थे, वो ऐसे करो। आया समझ में सभी को? 25, 40 और 36, इनका योग आ गया 101, 1 = 400। ए का बोला है तो 25 में 4 का गुणा कर दो, 10,000 ए की इनकम है। ठीक है भैया। आगे बढ़े, चलो अगला सवाल। ये सवाल तो तुम रहने दो, इसको छोड़ो, इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, इसको देखिए। अरे कुछ नहीं है, आपको मैंने परसेंटेज तो निकाल के बताए, ये सब बचत है, ये भी बचत है, ये भी बचत है, ये भी बचत है। 5 अगर 20% है तो 100% क्या, इसको हल करेंगे तो 25 आएगा। 6 अगर 15% है तो 100% क्या, इसको हल करेंगे तो 40 आएगा। और 9 अगर 25% है तो 100% क्या, इससे आपका 36 आएगा। ये इनकी आय है, ये क्या है, आय है। 100% मतलब आय। 25 + 40 + 36 101, 101 का भाग दिया, 1 = 400। ए के बारे में बोला था तो आपने गुणा कर दिया, 25 और 4 1000, 10,000। इसको देखिए, ठीक है। इसको आप ना पढ़ो, इसको मैं कल बताऊंगा, है ना। ये आपको होमवर्क में देते हैं, अगर बन जाए तो ठीक, ना बने तो कल इसको बताएंगे। ये और गजब का सवाल है, ठीक है। और ये सवाल उसी को समझ में आएगा जिसने पुरानी सारी क्लासेस देखी है। तो अगर कोई ऐसा है जिसने पुराना नहीं देखा है, उसको देखो, क्योंकि ये और भयंकर लेवल है, मजा आएगा। इसको मैं तरीका वो शॉर्ट बताऊंगा क्या होता है, अगर मजा आएगा आपको इस क्वेश्चन को सीख कर। तो एक बार जरा इसको अच्छे से पढ़ो, फुल स्क्रीन करो, और फिर जब मैं समझाऊं तो पूरा ध्यान समझने में लगाओ। ओके, हम एकदम ठीक है। हम्म, बिल्कुल बिल्कुल भाई, हमारा आशीर्वाद है आपके साथ हमेशा। हम्म, देखो एबीसी की आय का अनुपात 3:4:8 है, खर्च का अनुपात 5:4:6 है, सी की बचत उसकी आय का 3/4 है,
इनके बचत का अनुपात बताइए। सवाल काफी अच्छा है, इसको कैसे आसान हम बनाएंगे वो चीज आप समझना, है ना। देखो, आय का अनुपात आपसे कहा गया है, एक हो गया आपके पास ए, फिर एक हो गया बी, एक हो गया सी। फुल स्क्रीन कर लो और मान लो मेरी बात, है ना, कमेंट बंद कर दो और यहां ध्यान दो, है ना। इनकी इनकम या आय का अनुपात कितना है, तो वो है 3, 4 और 8। ठीक है। खर्च का अनुपात, तो फिर आप आ जाओ उनके एक्सपेंडिचर पर, उनके खर्च पर, जिसका अनुपात कितना है, 5, 4 और 6। ठीक है भाई। सी की बचत उसकी आय का 3/4 है। अब ये मेन बात है, सी की जो बचत है, तो सी के बारे में जरा समझो। सी के पास 3 चीजें होंगी, उसकी अपनी एक इनकम होगी, उसका अपना एक खर्चा होगा, उसकी अपनी एक सेविंग्स होगी। इंग्लिश में लिख दूं चलेगा, है ना। अब इसके आगे क्या बोल रहे हैं वो सुनना। सी की बचत आय का 3/4 है, मतलब अगर वो 4 रुपए कमाता होगा तो बचाता कितना होगा, 3। 4 रुपए कमाता होगा तो बचाता कितना होगा, 3। इसका मतलब खर्चा कितना करता होगा, 1, है ना। 4 रुपए उसको मिलते हैं, 1 रुपए खर्चा करता है, 3 रुपए वो बचाता है। ऐसा इस क्वेश्चन में कहा गया है। ठीक है। हाँ, अब आगे सुनो। अब हमें क्या करना है कि सी की जो इनकम है वो 4 में होनी चाहिए। भाई देखो, अगर सी की इनकम 4 हो तो उसका खर्चा 1 हो, अगर सी की इनकम 8 हो तो उसका खर्चा 2 हो। लेकिन यहां तो सब गड़बड़ हो रहा है, यहां तो जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। तो इस रेशो को बैलेंस करने की टेक्निक आपको सीखनी है। देखिए, हमें सी की जो इनकम है वो 4 और उसका खर्चा 1 के अनुपात में लाना है, 4 और 1 के अनुपात में लाना है। यह सबसे मेन बात है। कैसे लाएंगे वो चीज समझो। जिस व्यक्ति की बात करें सबसे पहले उसको बराबर करते हैं, है ना। अगर यहां ये 8 है, यहां 6 है, तो आप एक काम करो, इसको पहले गुणा करो 8 तिया 24 से, इसको गुणा करिए 6 गुणा 4 24 से। देखो, 8 तिया 24, 6 गुणा 4 24, तो ये भी क्या बन जाएगा, 24 बन जाएगा, और ये भी क्या बन जाएगा, 24 बन जाएगा। लॉजिक ये होता है कि किसी भी चीज को पहले आप बराबर कर दो, है ना। बराबर करने के बाद आप उन्हें जिस रेशो में बदलना चाहोगे उसमें बदल दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। मुझे बताइए कि अगर मैं इसको 4 से गुणा कर दूंगा तो ये 96 बन जाएगा, इसको 1 से गुणा कर दूंगा तो ये 24 बन जाएगा। तो क्या इनका अनुपात 4:1 आ जाएगा। तो पहला नियम होता है उन्हें बराबर करिए और फिर जिस अनुपात में उन्हें बदलना है उस अनुपात में आप आराम से बदल सकते हो, गुणा कर सकते हो। आ रही बात समझ में। तो 8 तिया 24, 6 गुणा 4 24। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो 4 से और इसको मल्टीप्लाई कर दो 1 से। ठीक है। लॉजिक फिर से ध्यान से सुनना, मैं क्या समझा रहा हूं, है ना। मैं पहले तो आपके कमेंट्स को जरा रोकता हूं। आप लोग ना, कुछ लोग तो बहुत ही बेवकूफ भरे पड़े हैं, कोई मतलब नहीं है, फिर आखिरी में इतना लिखोगे समझ नहीं आया, ये नहीं हुआ, है ना। तो मैं कमेंट्स बंद कर रहा हूं, आप यहां ध्यान लगाओ, फुल स्क्रीन करो। देखो, फिर मैं समझा रहा हूं। 8 का 3 में गुणा करेंगे तो 24 बन जाएगा, 6 में 4 का गुणा करेंगे तो 24 बन जाएगा। पहला नियम होता है दोनों को बराबर करना। बराबर करने के बाद आप चाहते हो कि उसकी इनकम, उसकी आय 4 के अनुपात में हो तो 4 से गुणा कर दो, उसका खर्च, उसका एक्सपेंडिचर 1 के अनुपात में हो तो 1 का गुणा कर दो। तो कुल मिला के अगर आप यहां देखोगे तो हमें यहां पे ओवरऑल किन किन का गुणा करना है। यहां आपको ओवरऑल 12 का गुणा करना है और यहां ओवरऑल 4 का गुणा करना है। और इसका नियम होता है कि गुणा सब में होगा, है ना, किसी एक में गुणा नहीं होता है, गुणा तो सब में होता है। तो सब में हम गुणा करेंगे। ठीक है। देखो, 12 का 3 गुना करेंगे 36, 12 का 4 गुना करेंगे 48, 12 का 8 गुना करेंगे 96, 4 का 5 में गुणा करेंगे 20, 4 का 4 में गुणा करेंगे 16 और 4 का 6 में गुणा करेंगे तो 24। ठीक है। ये क्या है,
ये उनकी आय है, इनकम है, ये क्या है, उनका व्यय है, खर्च है ना, एक्सपेंडिचर है। और इनकम में से अगर एक्सपेंडिचर को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, हमें मिल जाएगी सेविंग्स यानी बचत, है ना। तो 36 में से 20 गया तो 16 बचा, 48 में से 16 गया तो 24 बचा, 96 में से 24 गया तो ये आपका बचेगा 72, 72। क्या ये सभी और शॉर्ट हो सकते हैं? तो 8 से कैंसिल कर देते हैं, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 8 इंटू 9 72। तो ये आ गया उनकी बचत का अनुपात 2:3:9। ठीक है, कुछ मिस्टेक हो रही है क्या? एक मिनट एक मिनट, यहां पे मैंने शायद गलत कर दिया। 16:32 आएगा ना यहाँ पे, 8 में से 6 जाएगा, 4 में से 1 जाएगा, सॉरी यहाँ 32 आएगा और 32 को हम कैंसिल करेंगे तो 4 आ जाएगा। 2:4:9 आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा, ऑप्शन डी, 2:4:9। ऐसे इस प्रकार के सवाल को हम करते हैं। थोड़ा हाई लेवल का सवाल है, दमदार सवाल है ना। सिंपल सी बात है, आपसे कहा था कि सी की बचत, सी की जो बचत है उसकी आय का 3/4 है। तो बचत को 3 मानेंगे, आय को 4 मानेंगे। 4 रुपए कमाता है, 3 रुपए बचाता है, 1 खर्चा करता है ना। तो पहले हमने 8 का गुणा 3 से, 6 का गुणा 4 से ही अपने को सोचना पड़ेगा ताकि दोनों 24 बन जाए। फिर आय 4 से गुणा करेंगे, बचत खर्च को 1 से गुणा करेंगे, और अगर सी एडजस्ट होगा तो ए और बी अपने आप हो जाएंगे, है ना। तो बस आपने यहां 12 का गुणा सब में किया, यहां 4 का गुणा सब में किया, आय में से खर्च घटाया, बचत आ गई, और शॉर्ट हो सकते थे कर दिया, आंसर आ गया 2:4:9। सिंपल तरीके से आया। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके चेहरे पर टेप चिपका दिया है ना, एकदम चुपचाप बैठे हो। अब मानते ही नहीं हो यार, इतना बार बार समझाने के बाद भी नहीं समझते हो। पता नहीं, कुछ लोग तो पढ़ने ही नहीं आते, ऐसा लगता है। सिर्फ लिखा पढ़ी करते रहते हो, ये कब होगा, वो कब होगा, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया। सारा दुनिया का जो गम है वो कमेंट में शेयर करते रहते हो तुम। ठीक है, 24 ही क्यों बनाया? 24 के अलावा आपको 8 और 6 का एलसीएम लिया, भाई दोनों को बराबर करना है। तो 8 तिया 24, 6 गुणा 4 24, 48 बना लो, जो मर्जी आए वो बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ। कोई अगर पहला दिन होगा ना तो उसके ऊपर से जाएगा, आप चैप्टर को शुरू से पढ़िए, बीच में से मत पढ़िए ना। हम्म, ठीक है। ओके, गुणा सब में होगा, अनुपात का नियम होता है, किसी एक में गुणा करोगे तो सब में करोगे। और हम सी के हिसाब से क्यों चल रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन में सी के बारे में बोला है। आप सी पे वर्किंग करोगे, ए और बी के साथ वो करना ही पड़ेगा, जो गुणा सी के साथ करेंगे वो ए और बी के साथ करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसका देखो नियम होता है, सेम करने के बाद आप उसे किसी, अभी ये अलग अलग है तो पहले इनको सेम कर लो, और सेम करने के बाद आप जिस अनुपात में चाहते हो उससे गुणा कर दो। पहले बराबर करना पड़ता है, फिर उसके बाद जिस अनुपात में बदलना है उसमें आप बदल सकते हो। तो ये प्रोसेस है, पहले इक्वल करिए फिर उनको कन्वर्ट करिए। एक्सपेंसेस 3 मान सकते थे हम। देखो जीतू भाई, घर का राज नहीं है अपना, उन्होंने बोला है कि सी की जो बचत है आय का 3/4 है। तो आय 4 होगी, बचत 3 होगी, तब जाके खर्चा 1 होगा। कुछ भी हम अपने मन से नहीं मानेंगे। ठीक है, चलो, इसको अभी भी अगर ऊपर से गया तो आप इसको आराम से समझना, रिपीट करके। अगला सवाल देखे, टॉम जेरी वाला। मैं आपके कमेंट्स बंद कर रहा हूं, आप लोग नहीं सुधरने वाले। पढ़ो अगला सवाल अच्छे से। हम्म,
पढ़ो भाई, आंसर तो आप लोग बहुत अच्छे से इसका जल्दी दे पाओगे। चलो पढ़ लिया सभी ने। अब सुनिए यहां पे करना क्या है। कभी भी आपके पास ये वाला सवाल आता है, आपसे कहा है टॉम और जेरी, है ना। टॉम 8 जंप लगाता है तो जेरी 6 जंप लगाता है ना। टॉम जितनी दूरी 7 जंप में तय करता है, जेरी उतनी दूरी 5 जंप में तय करता है। उनकी चाल का अनुपात बताइए। ठीक है, तो मैं आपको पहले इसकी ट्रिक बता रहा हूं और फिर आपको इसका बेसिक भी बता दूंगा, लेकिन बेस्ट तरीका ट्रिक ही रहेगा। टॉम 8 कूद लगाता है तो जेरी 6 लगाता है। टॉम 7 कूद में जितना चलता है, जेरी उतना 5 में चलता है। कभी भी ये टॉम, जेरी, चोर, सिपाही, पुलिस वाले ऐसे सवाल आए, है ना, हमेशा क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देना। 5 का गुणा 8 में कर देना 40 आ जाएगा, 7 का 6 में कर देना 42 आ जाएगा। इसको और शॉर्ट कर सकते हो, 2 से कैंसिल हो जाएगा 20 बार, 2 से कैंसिल हो जाएगा 21 बार, और ये हमेशा उनका आंसर आएगा। क्या आएगा? ये आंसर आएगा, है ना। टॉम 8 जंप लगाता है, जेरी 6। टॉम 7 जंप में जितना चलता है, जेरी उतना 5 में। इनका क्रॉस में गुणा करना, 5 गुणा 8, 7 गुणा 6, और शॉर्ट कर लेना, आंसर आ जाएगा 20:21। ये एकदम फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएगा। आ रही है सभी को बात समझ में? अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर ऐसा क्यों? तो इसके पीछे पूरी जो एक लंबी घटना है वो मैं आपको समझा रहा हूं, वो जरा आप लोग सुनिएगा। देखो, टॉम अगर 8 जंप लगाएगा तो जेरी जो है 6 जंप लगाएगा, है ना। तो ये हो गई इनके जंप, इनकी कूद, है ना। अब अगला क्या है? अगला है कि टॉम जितनी दूरी 7 जंप में तय करता है, जेरी उतनी ही दूरी 5 जंप में तय करता है। तो ये टॉम आ गया, ये जेरी आ गया, ये 5 आ गया, ये 7 आ गया। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है कि एक जंप में, एक कूद में दूरी कितनी वो तय करते हैं, है ना। ये आपको मिल गया, एक जंप में वो कितनी दूरी तय करते हैं। टॉम 8 जंप लगाएगा तो जेरी 6 लगाता है ना। टॉम एक जंप में 7 कूद लगाता है ना। जितनी दूरी 7 में लगाता है, जेरी उतनी दूरी 5 में लगाता है। तो इससे मुझे पता चल गया कि टॉम अगर एक जंप में 5 चलेगा तो जेरी एक जंप में 7 चलेगा, है ना। अब इसका गुणा हम करेंगे उनके द्वारा दूरी से, है ना, कि एक जंप में कितनी दूरी। तो एक जंप में 5 और एक जंप में 7, तो यहां पे हमें मिल जाएगा कि उन्होंने कुल कितनी दूरी तय करी। तो इसने दूरी तय करी 40, इसने दूरी तय करी 42। लेकिन अभी आंसर नहीं आया, ये तो दूरी आ गई, है ना। अब नियम होता है कि दूरी में अगर समय का भाग दे देंगे तो हमें चाल मिल जाएगी, है ना। तो आप ये बताइए कि इसकी दूरी 40 है, इसकी दूरी 42 है, और इन्होंने बोला है कि दोनों का समय समान है। जितने समय में टॉम लगाएगा उतने समय में जेरी लगाएगा, मतलब दोनों का समय समान है। तो समय आप कुछ भी मान लो। तो हमने समय दोनों का क्या मान लिया? 1 मान लिया। तो 1 से बेसिकली फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 2 से कैंसिल हो जाएगा 20 बार, 2 से कैंसिल हो जाएगा 21 बार। तो ये इनका आंसर होता है। ये इसका बेसिक तरीका है, इसलिए मैं आपको मना कर रहा हूं कि इससे मत करना। बेस्ट है ट्रिक, इससे करिए, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा।
क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ गए सभी? है ना। 8 जंप 6 जंप, एक जंप में 5 तो 8 पंजे 40, एक जंप में 7 तो 7 इंटू 6 42, तो ये आ गई दूरी 40 और 42। समय दोनों का समान है, किसी भी समय से भाग दे दो वो कटेगा ही। 40 42 का अनुपात क्या बनेगा? 20 21। ये आपका आंसर है। ओके, उम्मीद है आप समझ पाए होंगे इस बात को। चलिए अगला सवाल देखिए, पढ़िए इसको अच्छे से। ठीक है, बस करो भाई, क्यों कमेंट करते हो तुम लोग इतना? क्यों नहीं सुधरने को तैयार हो? चलो पढ़ लिया क्वेश्चन। एक मेले की प्रवेश टिकट के मूल्य में 3:7 में वृद्धि करके मेले में आने वाले लोगों की संख्या 16:13 के अनुपात में कम हो गई। कुल संकलन में किस अनुपात में वृद्धि या कमी हुई? ठीक है, चलो अब फिर से चुपचाप हो जाओ जरा थोड़ी देर और सुनो बात अब वापस से। ठीक है, सुनिए। देखो हुआ क्या होगा, एक मेले में टिकट का प्राइस बढ़ गया। टिकट का जो मूल्य है, आप समझिए कि पहले टिकट का मूल्य अगर 3 था तो अब टिकट का मूल्य कितना हो गया है? अब टिकट का मूल्य 7 हो गया है। टिकट का मूल्य 3:7 हो गया, मतलब पहले 3 था तो अब अनुपात कितना हो गया? 7 हो गया, है ना। अच्छा, आने वाले लोग, मेले में आने वाले लोग कम हो गए, 16 से लोग हो गए 13। इसका मतलब क्या है कि पहले अगर मेले में आने में की टिकट 3 रुपए थी तो अब टिकट कर दी 7, तो लोग पहले 16 आते थे तो अब कितने लोग आ रहे हैं? 13। तो इनका गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 48, और इनका गुणा करोगे तो कितना आएगा? 91। और दोनों में आप देखेंगे तो आपसे बोला है, इसका मतलब यह हुआ, ये पता है क्या है? ये उनका राजस्व है या रेवेन्यू है या उनकी टोटल कमाई है। तो पहले उनकी कमाई 48 होती थी, अब उनकी कमाई 91 हो रही है, तो उनकी कमाई तो बढ़ गई ना, पहले से ज्यादा हो रही है। तो हम कहेंगे कि उनकी कमाई बढ़ गई, इंक्रीज हो गई, है ना। तो वृद्धि हुई है कमाई में, और किस अनुपात में हुई है? 48:91, इंक्रीज्ड इन 48:91। ये आपका आंसर है। पहले एक व्यक्ति के 3 रुपए लगते थे, अब 7 रुपए लग रहे हैं। पहले 16 लोग आते थे, अब 13 लोग आ रहे हैं। तो पहले 48 रुपए मिलते थे, अब 91 मिल रहे हैं। तो पहले से तो हम फायदे में है ना, क्योंकि पैसा ज्यादा आ रहा है, तो सही है ना। इंक्रीज हुआ 48 और 91 में, बस इतना ही पूछा था। चलिए इस वाले को लीजिए। ये सेम सवाल इस साल एमपी पुलिस कांस्टेबल में आया था, और इस सवाल को मैं पिछले 2 सालों से हर बैच में करवा रहा हूं, और ये सेम सवाल इस बार परीक्षा में आया था। पढ़िए अच्छे से। इस बार की परीक्षाओं में, और यहां से मतलब नहीं है, कई परीक्षाओं में बच्चे बताते हैं कि सर अपनी क्लास के एज इट इज क्वेश्चन आते हैं, सेम, है ना। मध्य प्रदेश के साथ साथ राजस्थान, यूपी, बिहार, वहां तक के बच्चे बताते हैं कि सर सेम क्वेश्चन अपनी क्लास के एज इट इज छपे हैं। सारे तो नहीं आ सकते, लेकिन कई सारे जरूर आते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस का सिलेक्शंस, क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है, यह बहुत मायने रखता है, और उसका एडवांटेज आपको जरूर मिलेगा। पढ़ो सवाल को अच्छे से। ए और बी के वेतन के योग और उनके वेतन का अंतर का अनुपात 11:1 है। बी और सी के वेतन का योग और उनके वेतन के अंतर का अनुपात भी 11:1 है। अगर ए का वेतन सबसे ज्यादा है, सी का वेतन सबसे कम है, बी का वेतन क्या होगा अगर उनका कुल वेतन 1,82,000 है? देखो
ए और बी का योग, ठीक है, और ए और बी का अंतर का अनुपात है 11:1। ए और बी का योग और ए और बी के अंतर का अनुपात क्या है? तो फिर से 11:1 है ना? ठीक है, अब आगे सुनिए। अब मुझे यह बताओ, सॉरी बी और सी है यहां, ए और बी नहीं, बी और सी है। बी और सी का अंतर, योग और अंतर। ऐसी संख्या सोचो जिनको जोड़ने पर 11 और अंतर 1 आए, तो आपका तुरंत दिमाग चलेगा सर 6 और 5, 6 माइनस 5, ठीक है। इधर भी कहोगे 6 और 5 और 6 माइनस 5। तो आपको इससे पता है क्या समझ में आया कि ए और बी का अनुपात है 6:5, बी और सी का अनुपात भी कितना है? 6:5। आ रही बात समझ में? भाई ए 6 होगा, बी 5 होगा, यहां बी 6 होगा, सी 5 होगा। तो ए बी कितना है? 6 और 5। बी सी कितना है? 6 और 5। यहां 5 है तो यहां 5 लिखना पड़ेगा, यहां 6 है तो यहां 6 लिखना पड़ेगा। तो इनका गुणा करने पे 36, इनका गुणा करने पे 30 और इनका गुणा करने पे 25। बोलो हाँ या ना? है ना? इतना आप समझ गए। अब ये एबीसी का रेशो आ गया, ये और कैंसिल हो नहीं सकता, ना हमें करने की चिंता है। कुल कमाई कितनी है? 1,82,000। उसको बांट दो तो 3 3 6 3 9, ये आ जाएगा 91। इनका योग कितना आएगा? 91। और आपसे पूछा है बी के बारे में, बी की कमाई कितनी है? तो बी वाले भैया कमाते हैं 30 यूनिट। 30 का गुणा कर दो। ध्यान से देखो, 91 का दुगना होता है ये 2000 बार कटेगा, 3 दूनी 6, 60,000 आपके प्रश्न का आंसर आप लोग भी ले आए होंगे। लेकिन अभी लगा है आपके मुंह पर टेप, तो आप लिखकर तो बैठ ही गए होंगे। ठीक है भाई, 11 और 1 तभी संभव है जब 6 + 5 6 - 5 हो। तो 6 और 5 6 और 5, 5 से 5, 6 से 6, 36 30 25। इनका योग आ गया 91, 1 = 2000। बी के बारे में पूछा है तो 30 से गुणा करेंगे, 60,000 आंसर आ जाएगा। कोई डाउट आपको शायद इसमें नहीं होगा। डन है? ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये देखो, नहीं मानोगे तुम, है ना? ये अच्छा तरीका है, टेक्नोलॉजी का ये फायदा है। कैसा लगा फुल स्क्रीन पे पढ़ के? मजा आया? टेप सिस्टम सारे सब्जेक्ट में लगवा दें? बिल्कुल लगवा देते हैं। अपर्णा बोल रही है सर मुंह पर नहीं, हाथ पर टेप लगा है। हाँ, ठीक है। एक कार्यालय में कर्मचारियों की कुल संख्या के 5/8 पुरुष हैं और बाकी महिलाएं हैं। पुरुषों में गैर तकनीकी श्रमिकों की संख्या 2/5 है, जबकि महिलाओं की संख्या का 2/3 तकनीकी कार्य करता है। कर्मचारियों की संख्या का कितना हिस्सा तकनीकी कर्मचारी है? काफी अच्छा सवाल है, एक बार आप और पढ़ लो जल्दी से। हम्म, बिल्कुल ठीक है। अब इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। चलो फुल स्क्रीन हो जाओ और अब ध्यान से सुनो। एक कार्यालय में कर्मचारियों की कुल संख्या के 5/8 पुरुष हैं, बाकी महिलाएं हैं।
पुरुषों में गैर तकनीकी श्रमिकों की संख्या का 2/5। ये ऐसे, इसमें दो टाइप होते हैं, एक अभी करा रहा हूं, एक इसके बाद हो रहा है, तो कुछ ना कुछ कभी मानना पड़ता है, कभी बिना माने काम हो जाता है। आपसे कहा गया है कि 5/8 पुरुष हैं, इसका मतलब यह हुआ कि अगर हमारे पास कुल 8 लोग होंगे तो उसमें से आदमी कितने होंगे? 5। तो महिलाएं कितनी होंगी? 3, है ना भाई। टोटल हमारे पास 8 लोग हैं, 5/8 पुरुष का मतलब क्या हुआ कि 8 में से 5 पुरुष। तो अगर कुल 8 लोग हैं तो पुरुष उसमें से कितने हैं? 5। तो 8 में से 5 पुरुष हैं तो महिलाएं कितनी हो गई? 3। अब ये दोनों के अंदर दो कैटेगरीज हैं, इनके अंदर कुछ लोग, आपने ध्यान से पढ़ा हो, दो शब्द का प्रयोग किया गया है, तकनीकी और गैर तकनीकी, है ना। इनमें से कुछ लोग तकनीकी हैं यानी टेक्निकल हैं, कुछ लोग नॉन टेक्निकल हैं। हिंदी में नहीं लिख रहा हूं, इंग्लिश में लिख रहा हूं। कुछ लोग टेक्निकल हैं, कुछ लोग नॉन टेक्निकल हैं। ऐसा ही महिलाओं में भी है कि कुछ महिलाएं जो हैं टेक्निकल है और कुछ महिलाएं नॉन टेक्निकल हैं, है ना। ये आपको जरा समझना पड़ेगा। टेक्निकल मतलब जिनको तकनीकी ज्ञान है, नॉन टेक्निकल मतलब गैर तकनीकी, जिन्हें तकनीकी ज्ञान नहीं है। ठीक है, इन्होंने बोला पुरुषों में गैर तकनीकी 2/5 है। मुझे एक बात बताओ कि टोटल पुरुष 5 है, उसका 2/5 अगर मैं निकालने जाऊंगा तो गैर तकनीकी 2 लोग हो गए। 5 में से 2 लोग गैर तकनीकी हैं तो तकनीकी कितने लोग हो गए? 3। काम खत्म। महिलाओं का 2/3, तो महिलाएं कितनी है? 3 का 2/3 कितना होता है? 2। ये तकनीकी है, 2 तकनीकी हैं तो 3 क्या हो जाएंगे? नॉन टेक्निकल, गैर तकनीकी हो जाएंगे। आ रही बात समझ में? ठीक है, 5 में से 2 नॉन टेक्निकल तो 3 टेक्निकल, 3 में से 2 टेक्निकल तो सॉरी यहां 1 आएगा, है ना, 1 नॉन टेक्निकल। 3 में से 2 गया, 1। अब आखिरी बात, कर्मचारियों की कुल संख्या का कितना हिस्सा तकनीकी कर्मचारी हैं? तो मुझे बताइए कि टोटल कर्मचारी 8 है, उसमें से तकनीकी लोग कितने हैं? तकनीकी लोग 5 है, तो 8 में से 5 लोग तकनीकी हैं। आंसर आएगा 5/8, 5/8। समझ गए? ओके भाई, एक बार और समझा देता हूं, है ना। माना कुल 8 है और 8 कहां से माना? इस 5/8 से। 8 में से 5 पुरुष हैं तो बची हुई महिलाएं। जितने पुरुष हैं उसका 2/5 यानी 2 लोग नॉन टेक्निकल हैं, गैर तकनीकी है, लिखा हुआ है। अच्छा, 5 में से 2 इधर तो 3 इधर। जितनी महिलाएं हैं उसका 2/3, वो लिखा है 2/3 तकनीकी है, मतलब 3 में से 2 को तकनीक का नॉलेज है तो 1 को नहीं है। फिर आपसे बोला कि कुल तकनीकी कर्मचारी कितने हैं? तो हमारे पास टोटल कर्मचारी 8 हैं, उसमें से तकनीक का ज्ञान रखने वाले 5 लोग हैं, इसलिए आंसर कितना आएगा? 5/8। अब इसी क्वेश्चन का थोड़ा हाई लेवल देखते हैं, ये एकदम धुआं धुआं कर देगा आपको। पढ़ो जरा इसको अच्छे से। अच्छे से पढ़ना, तब मैं समझाऊं तो फिर क्वेश्चन की तरफ मत देखना। चलो सुनो अब जरा, इस बार अलग केस है ना। एक कंपनी के कर्मचारियों की संख्या का 2/3 पुरुष हैं और बाकी महिलाएं हैं। यदि पुरुष कर्मचारियों का 3/8
और महिला कर्मचारियों का 2/5 अस्थाई है और स्थायी कर्मचारियों की कुल संख्या 740 है। तो इसको तो छोड़ो, इसको बाद में देखेंगे। देखो, इन्होंने बोला 2/3 पुरुष है, 2/3 पुरुष है। तो इस बार मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा कि अगर कुल टोटल 3 लोग हों तो उसमें से आदमी कितने होंगे, 2, तो महिलाएं कितनी होंगी, 1, है ना। संख्या का 2/3 पुरुष हैं, बाकी महिलाएं हैं, मतलब कुल 3 लोग हैं, उसमें से 2 पुरुष हैं तो 1 महिला है। ठीक है, अब सभी लोग ना 2 कैटेगरी में बटे हुए हैं। इनमें से कुछ लोग स्थायी हैं, कुछ लोग अस्थायी हैं। इसी प्रकार महिलाओं में भी कुछ महिलाएं स्थायी हैं और कुछ महिलाएं अस्थायी हैं। आ रही क्या बात समझ में, है ना। ऐसा इन्होंने क्लियर बोला है कि कुछ लोग अस्थायी हैं, कुछ लोग स्थायी हैं। अब वो पता लगाते हैं कैसे, आगे सुनिए। आपसे कहा है पुरुष में 3/8 और महिलाओं में 2/5 अस्थायी हैं। जितने पुरुष हैं उसका 3/8 और जितनी महिलाएं हैं उसका 2/5 अस्थायी है। अब पिछला सवाल अलग था। पिछले सवाल में अच्छी बात यह थी कि 5 का 2/5 2 आ गया, 3 का 2/3 2 आ गया, पिछले में हो गया, लेकिन इस बार नहीं हो रहा है। इस बार कटने पिटने वाला जैसा कुछ नहीं है। पुरुषों का 3/8, महिलाओं का 2/5 अस्थायी है और बचे कुचे क्या होंगे, स्थायी होंगे। अब मुझे फिर एक बात बताओ, 5 में से 2 अस्थायी हैं तो 5 में से 2 गया, 3/5 स्थायी। 8 में से 3 अस्थायी हैं, 8 में से 3 गया तो 5/8 स्थायी, है ना। तो अब मुझे स्थायी पता चल गया। और इन्होंने बोला है कुल स्थायी कर्मचारियों की संख्या 740 है। तो सुनना, टोटल आदमी है 2, उसका 5/8 निकालेंगे और कुल महिलाएं हैं 1 और उसका 3/5 निकालेंगे। तो ये आदमियों का स्थायी कर्मचारी, महिलाओं का स्थायी कर्मचारी, जिनकी कुल संख्या 740 है, ये प्रश्न में लिखा हुआ है ना। तो अब इसको हल करेंगे। 2 से कैंसिल होगा 4 बार, तो ये बचेगा आपका 5/4। ये कुछ नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा, 3/5। आ रही बात समझ में, है ना। इनका लेंगे हम एलसीएम, तो इसको अभी मैं नहीं लिख रहा हूं, इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 4 से कैंसिल होगा 5 बार, 5 और 5 हो जाएगा 25। 5 से कैंसिल होगा 4 बार, 4 तिया हो जाएगा 12। तो 25 और 12 जुड़ के कितना बनेगा, 25 और 12 जुड़ के बनेगा 37। तो इनको जोड़ने पर कितना आया, इनको जोड़ने पर आया 37/20 और ये 37/20 किसके बराबर है, 740 के बराबर है ना। इसको मैंने हल किया तो 37 का जो आपका दुगना होता है वो 740 होता है और 20 हो जाएगा 400, यानी 1 का मान कितना आ जाएगा, 400। अगर 1 का मान 400 है, इसका मतलब 400 महिलाएं हैं और 800 पुरुष हैं। 1 का मान 400, 37 से कटा 20 बार, 20 और 20 हो गया 400। 1 का मान 400 तो 1 गुणा 400, 2 गुणा 400। 800 पुरुष हैं, 400 महिलाएं हैं, 800 400 कुल मिला के 1200 लोग यहां पर हैं। अभी आंसर नहीं आया, अभी हम आंसर से बहुत दूर हैं। अब आगे सुनो, आगे वो क्या पूछ रहे हैं। तो 7/15 कर्मचारियों की कुल संख्या और अस्थायी महिलाओं से कितना अधिक है। मुझे बताओ कि कुल कर्मचारी कितने हैं, 1200, उसका 7/15, है ना। तो 15 से कैंसिल होगा तो यह आएगा आपका 80 गुणा 7, यानी यह आ गया 560। ठीक है, क्या बोला उसने, कुल कर्मचारियों का 7/15। तो कुल कर्मचारियों का 7/15 मतलब 1200 का 7/15 और अस्थायी महिलाओं की संख्या। ठीक है, तो देखो टोटल महिलाएं कितनी हैं, 400, उसमें से अस्थायी कितनी है, 2/5। 5 से कटेगा 80 बार, 80 का दुगना आ जाएगा 160 से कितना अधिक है, मतलब आपको 560 में से
160 घटाना है तो आंसर कितना आएगा? 400। कैलकुलेशन अच्छा खासा करवा दिया उन्होंने, सी आपका आंसर आएगा। अब बताओ कैसा महसूस कर रहे हो? ठीक है दमदार सवाल। हम्म, ठीक है। 2 पुरुषों का 5/8, एक महिला का 3/5, स्थाई स्थाई कुल स्थाई। एलसीएम लेकर हल करा, काटापीटी करी, एक की वैल्यू 400, तो 400 महिलाएं, 800 पुरुष, 1200। कुल कर्मचारियों का 7/15 यानी 560, और स्थाई अस्थाई महिलाएं 400 महिलाओं का 2/5, 160 का अंतर निकालना था। 560 में से 160 गया, आंसर कितना आ गया? 400। हो गया धुआं धुआं। हाँ, मानने को आप कुछ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। हाँ, दिल्ली से कन्याकुमारी घूमे आए। ठीक है भाई, ये बिल्कुल आ सकता है आपके प्रश्न, आपकी परीक्षा में ना, चिंता मत करो आप। तो सीखने पे ध्यान लगाओ, ये नापतोल करना छोड़ दो, हमारे परीक्षा में आएगा कि नहीं आएगा। आजकल कुछ भी कहीं भी आ सकता है। वो जमाना गया कि जब कुछ आता था और कुछ नहीं आता था, अब कुछ भी आ सकता है। और ये टफ नहीं है, पहली बार देखा है तो टफ लगता है, एक बार खुद से करोगे तो आप इससे भी आधे समय में आंसर ले आओगे। ठीक है, मजा आ भी गयो। हम्म, चलिए, तो आज मैंने केवल इतने ही क्वेश्चन लिए थे, है ना। अब हम कल क्या करेंगे? कल हम कुछ परीक्षाओं में, अभी लेटेस्ट में जो परीक्षा में क्वेश्चन आए थे, कल वो करेंगे, और कल इस चैप्टर को एंड करेंगे। इसके बाद फिर हम परसों से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम रहेगा प्रतिशत। तो आज की क्लास को 5-10 मिनट जल्दी में खत्म कर रहा हूं। कल हम मिलेंगे, कल प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करेंगे कुछ अच्छे अच्छे, उसके बाद फिर हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, प्रतिशत। ठीक है, चलिए, बाकी आज के सारे प्रश्न बहुत अच्छे अच्छे थे, चुने हुए थे। इनका आपको रिवीजन रिवीजन तो रोज करना है, लिख लिख कर करना है, इसका याद रखो आप बस, है ना। चलो कल मिलते हैं, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।
एक बार लिखोगे तो भी गुड मॉर्निंग का मतलब वही रहेगा। चलिए, ओके किरण जी, सब लोग एकदम बढ़िया हो, मस्त। हम्म। जय श्री महाकाल। रेशो प्रोपोर्शन का आज अंतिम दिन है ना, कल से परसेंटेज शुरू करेंगे। हम्म। ओके, राधे राधे, सुप्रभात। चले करें शुरुआत। वॉइस डबल आ रही है, एक बार बंद कर लो बैक करके और फिर से स्टार्ट कर लो, हो जाएगा। हाँ, कल की शायद पीडीएफ में कुछ इशू आ रहा था। आज की क्लास के साथ आपको कल की पीडीएफ भी मिल जाएगी, है ना। कुछ प्रॉब्लम थी, नहीं तो आपको रोज पीडीएफ तो मिल ही जाती है। हम्म। ओके, थैंक यू थैंक यू। मैथ्स की बुक कब आ रही है? देखो एग्जैक्ट डेट आपको नहीं बताएंगे, लेकिन अप्रैल में आपको 100% किताब दे देंगे, 101%। ठीक है, ओके, ठीक है, एकदम बढ़िया। पुरानी क्लासेस कहां मिलेगी? वो मिलेगी आपको माई कोर्सेस के अंदर। ठीक है, चलो तो बातें खत्म करते हैं, पहले चैप्टर खत्म करें आज, और उसके बाद फिर समय बचेगा तो आखिरी में बातचीत कर लेंगे, ठीक है। हम्म। आइए, तो आज रेशो के मैंने कुछ ही ज्यादा नहीं, मुश्किल से 8-10 ही क्वेश्चंस हैं। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये अलग अलग एग्जाम्स के आए हुए हैं, लेटेस्ट के। तो आपको इससे कुछ चीजें मिलेगी, कुल मिला के रिविजन हो जाएगा। ऐसा कोई हार्ड या ऐसे टफ क्वेश्चंस तो है नहीं, जो थे वो मैंने आपको करा दिए, है ना। लेकिन ये वाला जो है, इसको देखो आप जल्दी से। हम्म। बुक में क्यूआर कोड भी दे देंगे, फिर वो ऑनलाइन कोर्स बन जाएगा। ठीक है, बुक जैसा नहीं लगेगा फिर वो। जय बागेश्वर धाम की जय, भारत माता की। कल का पीडीएफ नहीं मिला है, कल का नहीं डला है, मिल जाएगा वो। हम्म। चलिए, बस अपनी अब चीजों को रोकें और फुल स्क्रीन करें, नहीं तो फिर मुझे मजबूरन कमेंट्स बंद करने पड़ेंगे, है ना। फिर आप चुपचाप अच्छे से, अच्छे बच्चों जैसे पढ़ोगे। देखिए, तीन आपके पास नमूनों में दूध और पानी का अनुपात 3, 5, 5, 7, 7, 9 है। एक में मिल्क और वाटर का रेशो कितना है? एक में 3 और 5 है। दूसरे में मिल्क और वाटर का रेशो कितना है? तो उसमें 5 और 7 है। और तीसरे में मिल्क और वाटर का रेशो कितना है? तो वो 7 और 9 है ना जी। इन्हें हमें मिलाना है। मैंने आपको एक ही बात बताई थी कि किसी को भी आप तभी मिलाओगे जब उनका योग बराबर होगा। इनका योग कितना है? 8 है। इनका योग कितना है? 12। इनका योग कितना है? 16, है ना। आपको सबका योग बराबर करना है, और उसकी ट्रिक मैंने आपको बता दी थी, है ना। आप एलसीएम ले लीजिए, 8 ले लो, 12 ले लो, 16 ले लो। इनका आप चाहो तो एलसीएम ले लो। तो क्या आप सभी को 48 बना सकते हो? 8, 12, 16 सबके पहाड़े में 48 आता है, 48 आता है, सबको 48 बना लो, है ना। तो 48 कैसे बनाओगे? इसको 48 बनाना है तो 6 से गुणा करना पड़ेगा, 8 इंटू 6 48। 12 को 48 बनाना है तो 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 16 को 48 बनाना है तो 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कर दो, 6 का 3 गुना करोगे 18, और 6 5 जा 30। 4 का करोगे 20 और 28। ठीक है, 20 और 28। इधर करोगे तो ये बनेगा 21 और 27। क्लियर। अब बस सबको प्लस कर दो, सभी का मिल्क प्लस कर दो,
तो 18 प्लस 20 प्लस 21 इन तीनों को जोड़ देंगे तो ये बनेगा आपका 59, है ना। और फिर आप इसके बाद 30, 28 और 27 को जोड़ दोगे, तो इनको अगर जोड़ोगे तो 8 7 15 का 5 कैरी 1, 2 4 7 और 1 4 और 3 7 और 1 8, 85। एक मिनट, ठीक है ना। 7 इंटू 4 28, 9 तिया 27 और 5 इंटू 6 30। ओके है यहां तक, ठीक है। तो इसको अगर आप जोड़ोगे तो 8 7 15 का 5, 2 2 4 3 7 और 2 आपका 7 और 1 8 आ रहा है। कुछ मिस्टेक हो रही क्या? फिफ्टी नाइन और 85 आ रहा है ना, 95 नहीं आ रहा है, 85 आ रहा है 95 ऑप्शन में। 3 2 5 2 7 8 और 1 85 होना चाहिए मुझे लगता है जहां तक आंसर, है ना। ये आंसर आएगा, ठीक है। 59 और 85, इसको थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं, इसको 85 बना लो, डी आंसर आएगा, ठीक है। इसका मतलब पक्का ये परीक्षा में आया हुआ है ना। ऑप्शन गलत है मतलब आया है। चलो समझ गए आप मेन बात। सबको 48 बनाना है, 8 इंटू 6 48, 12 चौक 48, 16 3 48, सब बन जाएंगे सेम। मिल्क मिल्क मिल्क, वाटर वाटर वाटर, आंसर आएगा 59 85। चलिए अगला, ये भी अभी आया था परीक्षा में, आपको याद होगा। हम्म, कुछ लोग तो ना 95 ही दिए जा रहे हैं ना, मतलब कुछ भी चेक ही नहीं करना। ओके, चलिए लव्यांश विराट को भी हमारी तरफ से हैप्पी प्लेजेंट मॉर्निंग। पेपर्स में रॉन्ग ऑप्शन आते हैं, बिल्कुल आते हैं, रॉन्ग ऑप्शंस रॉन्ग क्वेश्चन सब आते हैं। 48 क्यों बनाया अवधेश जी, इसके लिए आप पुरानी क्लास देखिए। हम्म, देखो वर्गों का व्युत्क्रम, इनका वर्ग करके व्युत्क्रम करना है, 2 एकम 2 और 1 3, तो ये बन जाएगा आपका 3/2। उधर जाओगे 3 एकम 3 और 1 4, 4/3। पहले करा जाएगा इनका वर्ग, ये आ जाएगा 9/4 और ये हो जाएगा आपका 16/9, है ना। अब इनका करना है व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब रेसिप्रोकल, है ना, उल्टा। 9/4 का 4/9, 16/9 का 9/16, और इनका ये अनुपात है। जब भी अनुपात की स्थिति बनती है इनको आप ऐसे ले जाओगे, तो 16 का 4 गुना 64, 9 का 9 गुना 81, ये आपका आंसर है 64 81। वर्ग करो और व्युत्क्रम करो, वर्ग करो और पलट दो। 9/4 16/9, पलटी खिला दो, 4/9 9/16, ये इधर जाता है, अनुपात का नियम है, इनका हमेशा क्रॉस में मल्टीप्लाई होता है। आंसर विल बी 6481। ओके है, चलिए आगे। ये वाला भी आपको मैं करवा चुका हूं इस टाइप का, इसका आंसर बताओ जरा जल्दी से।
देखो 225 ग्राम की एक मिश्र धातु है, 225 ग्राम है। इसके अंदर दो चीजें हैं, जस्ता और तांबा, जिंक और कॉपर, जिसका रेशो कितना है 5 और 4 है। 5 और 4 हो गया 9, 9 से डिवाइड करोगे तो 9 दूनी 18, 9 5 45, एक की वैल्यू 25 आ जाएगी। 25 का 5 गुना करोगे 125 और 25 का 4 गुना करोगे 100, ये आ गया जिंक और कॉपर। यह ज्ञात करें कि अनुपात को 4:5 बनाने के लिए तांबे का कितना ग्राम जोड़ना पड़ेगा। मतलब तांबा जोड़ना है, ठीक है, कॉपर जोड़ना है, जिंक सेम रहेगा, तो जिंक और कॉपर का बाद में रेशो क्या बन जाना चाहिए, है ना, बाद में रेशो बन जाना चाहिए 4 और 5, क्योंकि आपको कॉपर यानी तांबा और जोड़ना है तो जिंक सेम रहेगा। जिंक 125 है, ये बाद में भी 125 ही रहेगा, लेकिन ये बढ़ जाएगा, है ना। इसको देखकर मैं पहले ही बता रहा हूं कि आंसर इसका दशमलव में आने के पूरे चांस है, क्योंकि 4 से ये पूरा पूरा कटेगा नहीं। तो देखो 125 को अगर मैं 4 से भाग दूंगा, फिर गुणा किससे करेंगे, 5 से, है ना, 5 से गुणा करेंगे, तो इसको आप अगर करोगे 125 का 5 गुना हो जाएगा 625, 625 को 4 से भाग दोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाना चाहिए, 4 से भाग दोगे 4 एकम 4, ठीक है, बचेगा आपका 2 और 2, 4 इंटू 5 20, फिर बचेगा 2 5, 4 इंटू 6 हो गया आपका 24, और बचेगा 2 जीरो, मतलब ये 5, तो नहीं सॉरी 24 बचेगा 1 जीरो, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। तो पहले आपके पास कॉपर 100 था और अब कॉपर 156 हो गया है, यानी कितने की वृद्धि हो गई, 56 की वृद्धि हो गई। यह आंसर है आपका 56.25। आया समझ में? पहले ही देख के लग रहा था कि 56.25 आंसर आएगा, क्योंकि आंसर दशमलव में तो आएगा और दशमलव वाला एकमात्र ऑप्शन था, ठीक है। 225 को 5 और 4 9 में भाग दिया, एक की वैल्यू 25, 25 का 5 गुना, 25 का 4 गुना, ये सब पहले पढ़ा चुका हूं मैं नया कुछ नहीं पढ़ा रहा हूं, आप एक बार समझ लो, रिवीजन करा रहा हूं मैं। तो अगर पहले नहीं पढ़ा है तो मत पढ़ो, आज पुरानी क्लास देखो, कल से नया टॉपिक शुरू होगा, उसको कंटिन्यू करना। जिसने पुराना इस चैप्टर को पढ़ा है वही आज की क्लास देखे, है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा 125, और ये फिर हमने सीखा था कि कॉपर मिलाना है तो कॉपर की मात्रा में बदलाव आएगा, जिंक नहीं बदलेगा। जिंक 125 है, 125 रहेगा, 4 बराबर 125, तो 5 बराबर कितना, वो इतना, कितना बढ़ गया पहले से 156.25, ये आंसर आ जाएगा। बिल्कुल नहीं भाई प्रदीप, सीपीओ में काम नहीं आएगा आपको, सीपीओ का लेवल और हाई है, उसके लिए सीजीएल काम आएगा। अगला देखिए, हाँ अनुषा जी रिफ्रेश करिए, सब दिखेगा, चिंता मत करिए। देखिए, दूध और पानी का जो अनुपात है वो कितना है, वो है 27:13। दूसरी तरफ दूध और पानी का अनुपात कितना है, वो है 21:21। दोनों को मिलाकर नया अनुपात बनाना है, वो क्या होगा, है ना। चलो आपके कमेंट्स को अब मैं बंद कर रहा हूं ताकि आप पूरा ध्यान पढ़ने में लगाएं। तो फुल स्क्रीन करिए और यहां देखिए, देखिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि कभी भी हमें अगर मिक्स करना है, मिलाना है, तो हम हमेशा उनका योग बराबर करते हैं। इनको आप जोड़ोगे तो 40 आएगा और इनको जोड़ोगे तो 42 आएगा, ठीक है। 40 और 42 का इनको कहां एक बनाया जा सकता है, तो 40 और 42 को 840 बनाया जा सकता है ना। 840 में 40 का भाग भी जाएगा और 42 का भी चला जाएगा, तो 40 को 840 बनाना है ना, 40 को 840 बनाना है, तो मुझे लगता है कि 21 का गुणा करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि 40 गुणा 21 कितना होगा, 840 होगा। लेकिन 42 को अगर 840 बनाना है
तो इधर किसका गुणा करना पड़ेगा? 20 का। तो यहां गुणा किया जाएगा 20 का, है ना। 40 गुणा 21 840, 42 गुणा 20 840, अपना काम हो जाएगा, है ना। चलो अब सबका गुणा कर लेते हैं। 21 का 27 में गुणा करोगे तो क्या आएगा? ये आपका आ जाएगा 27 से एक बार जाएगा 7, और 27 का 54, 54 में अगर आपने 7 जोड़ दिया, ठीक है, 27 से कम 27 का 7, हासिल का 2 हो जाएगा, 27 दूनी 54 और 2, तो ये बन जाएगा 56, है ना। 13 का गुणा कर दें या 21 का 3 गुना 63, 6 21 और 6 27, ये आ गए बड़ी आसानी से। इधर तो ये दोनों बहुत सिंपल है, 21 का दुगना 420 और फिर से आ जाएगा 420। अब आपको बस इन्हें जोड़ना भर है। इन दोनों को जोड़िए, इन दोनों को जोड़िए, तो ये जुड़ेगा तो ये बनेगा आपका 7, 6 और 2 हो जाएगा 8, 5 और 4 हो जाएगा 9। उधर चले, ये जुड़ेगा तो ये बनेगा 3, 7 और 2 हो जाएगा 9, 4 और 2 हो जाएगा 6। क्या ये और शॉर्ट हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। ये 3 से कैंसिल हो जाएंगे, 3 से कैंसिल होगा 3 बार, 3 दूनी 6 और बचेगा 2 7, मतलब 3 इंटू 9 27। 3 से कैंसिल होगा 2 बार, 3 बार, 1 बार। और शॉर्ट हो सकता है क्या? नहीं है, सॉरी 40, और इनका योग आ रहा है 42। 40 और 42 का एलसीएम 840 होता है, मैंने आपको अभी बताया, और एलसीएम एचसीएफ भी आपको पढ़ाया जा चुका है। तो 40 को 21 से गुणा करेंगे, 42 को 20 से गुणा करेंगे ताकि उनका योग सेम हो जाए। फिर आप दूध और दूध जोड़ोगे, पानी पानी जोड़ोगे, ये और कैंसिल हो रहे थे 3 से, तो हमने इनको 3 से कैंसिल कर दिया। इससे ज्यादा ये नहीं हो रहे, तो यही आपका आंसर है ना। 3 2 5 और 9 और कैंसिल नहीं होंगे, 329 231, ये आपका आंसर आ जाएगा बड़ी आसानी से। ठीक है, डन है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इसका आंसर तो आप बिना पेन उठाए दे देना। 13, 22 और 5 का चतुर्थ अनुपातिक फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा? हम्म, चलो समझ गए। हमने एक चीज सीखी है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, है ना। फिर मैंने आपको सिखाया था कि ए बी बराबर होता है सी डी के, और फिर हमने सीखा था कि ए इंटू डी बराबर होता है बी इंटू सी के, है ना। तो आपको ए दिया हुआ है 13, बी दिया हुआ है 22, सी दिया हुआ है 5 और डी आपको नहीं दिया। तो बस वैल्यू पुटिंग इनका करना था। ए गुणा डी, 13 गुणा डी बराबर में बी गुणा सी, 22 गुणा 5, तो 22 और 5 का गुणा कर दोगे तो डी कितना आ जाएगा? 22 का 5 गुना 110, इसको 13 से भाग दे दोगे। अगर ये ऑप्शन है तो बस यही अपना आंसर है, ए 110 बटे 13, ये आपका आंसर आ जाएगा। चतुर्थ अनुपाती बड़ा सिंपल तरीका इसका हो जाएगा, है ना। ए गुणा डी, और इसको आप ऐसे भी याद रखा करो कि जैसे ए बी सी डी आ जाते हैं आपके पास, तो ए गुणा डी बी गुणा सी ये होता है आपका। चलिए और आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेटिव क्वेश्चन है इस बार। जो थोड़ा सा पैटर्न लगभग सभी एग्जाम्स में चेंज हुआ है वो ये कि थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको ज्यादा देने लगे। देखो 2891700, इसको हमें बांटना है 12:5 में। तो राहुल और रवि को कितने कितने रुपए मिलेंगे? मतलब देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ा दिया। कैसे बांटते हैं? सबसे पहले दिन सिखाया था 12 और 5, पहले आप इसको 17 से भाग दोगे, है ना। तो एक की वैल्यू निकालेंगे, 17 का भाग जाएगा 17 एकम 17, बचेगा आपका 9 और 9, सॉरी 11 और 9, 17 इंटू 7 119 होता है, पूरा पूरा भाग चला गया।
कुछ नहीं बचेगा, भाग नहीं जाएगा तो 0, फिर 17 एकम 17 और 0 0, तो 1 की वैल्यू भैया मुझे ये मिल गई। अगर 17 का भाग इसमें आप दे दोगे तो 1 की वैल्यू आपको ये मिल जाएगी। अब इसमें एक बार 12 का गुणा करिए और एक बार 5 का गुणा करिए, है ना। देखो मुझे एक चीज दिख रही है कि सारी वैल्यूज अलग अलग हैं, है ना। तो 12 का गुणा करने से आसान है 5 का गुणा करना, तो इसका 5 गुना करते हैं। देखो 17 पंजे 85, 0 1 को 0 5 और 0 0, 850 500, 850 500, बस एक ही ऑप्शन है, यही आंसर आपका आ जाएगा। कुछ 12 का गुणा करने की जरूरत नहीं, हालांकि कर सकते हो लेकिन इससे काम बन रहा है। सिंपल बात है, 12 और 5 17 से भाग दिया, अनुपात में 1 का मान निकालते हैं और एक बार 12 में गुणा करेंगे, एक बार 5 में करेंगे। 5 का गुणा करना मुझे आसान दिख रहा था, 5 का मैंने गुणा किया, 850 500 से आंसर आसानी से मिल गया। ठीक है, तो थोड़ा सा क्या है, कैलकुलेशन, दिमाग, सारी चीजें तो हम लगाते हैं, मतलब मेहनत तो करनी है, हार्डवर्क तो करना है, पर थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करते हैं तो टाइम बचता है। और ये चीजें आप प्रैक्टिस से, थोड़े अनुभव से सीखते हैं। सरलतम रूप में बदलिए, 225, 750 और 1575 को सरलतम रूप में बदलना है, मतलब आप जितना शॉर्ट कर सकते हैं करना है। करिए। सही बात है भैया, मनोज जी बहुत कम क्वेश्चन करें अपन ने ना। अच्छा, कमेंट तो बंद है, पुराना पढ़ रहा हूं मैं। चलो देखो, 25 से कैंसिल हो जाएगा ये डायरेक्ट 9 बार, 25 से कैंसिल हो जाएगा ये 30 बार, 25 से कैंसिल होगा 25 इंटू 6 150, 25 इंटू 3 75, और शॉर्ट हो सकते हैं ये सभी 3 से। 3 से कैंसिल हो जाएगा 3 बार, 3 से कैंसिल हो जाएगा 10 बार, 3 से कैंसिल हो जाएगा 21 बार। इससे ज्यादा शॉर्ट नहीं हो सकते। ए आपका आंसर आएगा 3 10 और 21, 3 10 और 21। ठीक है, एकदम लड्डू सवाल था। और आगे बढ़ते हैं, ये लीजिए। उम्मीद है फुल स्क्रीन पे पढ़ के मजा आ रहा होगा आपको, कमेंट्स करने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है तो। पढ़ लिया? वेरी गुड। देखो, दूध और पानी के 55 लीटर मिश्रण में दूध पानी से 5 लीटर ज्यादा है, तो मिल्क और वाटर का टोटल 55 है और दूध पानी से 5 लीटर ज्यादा है। 55 को ऐसे तोड़ो कि 5 का अंतर आए, तो मान लो कि दूध को मैं 30 ले लूं और पानी को 25 ले लूं, तो क्या इनका टोटल 55 हो जाएगा और दोनों में अंतर 5 का आ जाएगा? बिल्कुल। तो सारी चीजों को ये संतुष्ट कर रहा है ना। दूसरा तरीका इसका ये होता है कि दूध और पानी का योग 55 है और दूध पानी से 5 लीटर ज्यादा है, तो इसको हल करके पता चलेगा कि दूध कितना और पानी कितना। और अगर थोड़ा सा आसान संख्याएं दिमाग लगा लोगे तो वैसे ही पता चल जाएगा कि 30 और 25 55 होता है, दोनों में अंतर 5 का होता है। क्लियर है? ठीक है।
अब 5 लीटर पानी मिला दो, तो 5 लीटर पानी मिला दोगे तो ये 30 है और ये भी 30 है, तो दोनों आपके कैंसिल होके क्या बन जाएंगे, 1:1 बन जाएंगे, 1:1 बन जाएंगे। ये आपका आंसर है 1:1, 1:1। आया समझ में? है ना, 30-30 हो जाएंगे तो अनुपात क्या बन जाएगा, 1:1 बन जाएगा। दूध सेम रहेगा, पानी में 5 जोड़ेंगे। ऐसे सवाल हमने किए भी थे शायद। ठीक है, तो ये कुछ सवाल हैं जो अभी के थोड़े से डिफरेंट और इस तरीके के आए थे। बाकी मैं आपको इससे हाई लेवल के क्वेश्चंस ऑलरेडी करा चुका हूं, है ना, और जितना कराया जाना चाहिए उससे लगभग कई सारे ज्यादा क्वेश्चन कराए हैं, है ना। तो काफी हेल्प आपको रहेगी। रेशो वैसे बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है। अगर हम सीजीएल इनकी बात करें तो अलग बात है, बाकी ऐसे आप अब लगभग सभी क्वेश्चंस जो हैं कर पाएंगे। नहीं सुमित, वैसे नहीं कर पाएंगे अपन उसको, 21 को 1:1 नहीं करेंगे। ये सारे आज के सारे सवाल आए हुए हैं, है ना। बाकी आपको और अलग से पीडीएफ भी मिलेगी जो अलग अलग परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं, उससे आपको और प्रैक्टिस करनी है। बाकी हम आगे फिर पूरे चैप्टर होने के बाद अगर पॉसिबल होगा तो और प्रैक्टिस भी करवाएंगे। ठीक है, सीजीएल में और हाई लेवल आता है बिल्कुल। जैसे मैथ्स फाउंडेशन का अपना बैच है तो उसमें मैं लगभग शायद नहीं तो 130-140 क्वेश्चंस कराए होंगे, लेकिन पूरा मैथ्स फाउंडेशन आपको नहीं पढ़ाया जा सकता, उतना हाई लेवल की भी जरूरत नहीं है। बाकी आपसे सब बनेगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, हाँ, कल के नोट्स नहीं मिले तो आज और कल के नोट्स आपको एक साथ मिल जाएंगे, बिल्कुल चिंता ना करें। आपको बस एक ही काम करना है कि एक बार पूरे चैप्टर का रिवीजन करना है। आदत बना लो, बात मानो मेरी, है ना। आपको 2 छोटी छोटी बातें बोल रहा हूं, अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो सिर्फ 2 आदतें सुधारो अपनी रोज की। ठीक है, पहली तो ये कसम खा लो कि जब तक कोर्स खत्म नहीं होगा तब तक हमें क्लासेस बंद नहीं करनी है। कोर्स एंड होने तक आपको साथ रहना है, ये आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। और जो कोर्स एंड तक साथ में रहा, ये आप मान लो कि उसका सिलेक्शन होना ही होना है ना। क्योंकि कोर्स खरीदना, पढ़ाई शुरू करना सबसे आसान काम है, अंत तक पहुंचना शूरवीरों का काम है ना। तो अगर आप रोज क्लासेस अटेंड कर रहे हो, रेगुलर हो, अंत तक पहुंच रहे हो, तो आपका सिलेक्शन तय है, ये मान लेना। क्योंकि आप सारी चीजें सीख जाएंगे और आप देखना अभी ऐसे उतार चढ़ाव आएंगे, क्लासेस नहीं ले पाओगे, फिर पेंडिंग हो जाएगा, फिर मन नहीं लगेगा, अलग अलग समस्याएं आती हैं, है ना। तो आप अगर एक कसम खुद के साथ खा लो, एक कमिटमेंट खुद को कर दो कि यार कुछ भी हो जाए अंत तक बने रहना है, आप कमाल के इंसान बन जाओगे। सिलेक्शन से आपको कोई नहीं रोक सकता। दूसरी बात कि आपको रेगुलर रहने का पूरा प्रयास करना है। आप लाइव क्लास लें या रिकॉर्डेड क्लास लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। नहीं लाइव देख पाए, रिकॉर्डेड देखो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी भी पेंडिंग मत करो, बहुत सारी क्लासेस इकट्ठी मत करके बैठ जाओ कि इस हफ्ते चलो शादी में हो आते हैं फिर इकट्ठा देख लेंगे। खत्म खेल आपका। अगर 4-5 दिन छुट्टी मार दी मतलब खेल खत्म। ठीक है, आप देख लेना, इतनी क्लासेस हो जाएंगी कि फिर कवर करते नहीं बनेगा, है ना। इसलिए पुराना पेंडिंग है उसको निपटाओ और बिल्कुल इकट्ठा मत होने देना। मैं बता रहा हूं, आधे से ज्यादा लोगों के लुढ़कने का सबसे बड़ा कारण है कि क्लासेस होती है पेंडिंग, और फिर इतना पेंडिंग हो जाता है कि फिर उनको लगता है इतना कवर करेंगे अब तो हो गया, थोड़े बहुत कवर कर पाते हैं और सब खत्म हो जाता है। फिर वो सोचते हैं अब बाद में नया कोर्स आएगा, एकदम नया चालू होगा तब ज्वाइन करेंगे। मैं बता रहा हूं आपको अनुभव बाकी लोगों का। इसलिए याद रखना, रेगुलर रहना, कोई कोर्स आगे ज्वाइन करने की जरूरत नहीं। इसी से आप बहुत अच्छा कर सकते हो, सिलेक्शन ले सकते हो, अंत तक आपको साथ में हमारे चलना है ना। और आखिरी बात कि अपनी रिवीजन की आदत बनाइए। और ये मैं सारे विषयों के हिसाब से बोल रहा हूं, केवल मैथ्स की बात नहीं कर रहा हूं, ऑल सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूं। रिवीजन अपना जो है डेली बेसिस पर करिए। एक तो जितनी भी क्लासेस होती है उनका रिवीजन करिए, और एक टॉपिक एंड होने के बाद रिवीजन जरूर करिए। ये सब चीजें आपके बेस को मजबूत करेगी। और आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इन सब का निचोड़ है, और वो है धैर्य, है ना। पेशेंस के साथ अपनी तैयारी करिए, अपने आप पे भरोसा रखिए, विनर्स पे भरोसा रखिए, मेरे ऊपर भरोसा रखिए, और इन सब में सबसे ज्यादा जरूरी है खुद पे भरोसा रखना।
काफी समस्याएं आएंगी, मैथ्स में कुछ चीजें नहीं बनेंगी, कुछ सब किसी और विषय में कुछ अलग अलग समस्या आएंगी। एक बात आप समझ लो, लगे रहो बस, आप तो है ना, लगे रहो, मुन्ना भाई वाला कंसेप्ट है, लगे रहो, चलते रहो, धैर्य रखो, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऊपर वाले पर भरोसा, चलते रहो, आप खुद फर्क महसूस करोगे, चीजें आपसे बनने लगेंगी। किसी को ज्यादा समय लगता है, किसी को कम समय लगता है, लेकिन बनता सबसे है। एग्जाम सब निकालते हैं, सिलेक्शन सबका होता है, बस चलते रहना सबसे ज्यादा जरूरी है ना। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, मैं आपको मतलब लिटरली बता रहा हूं, जो आजकल जब हम अगर पिछले 10-15 साल पुरानी बात करें, हम अपने आप से कंपेयर करें, और क्योंकि हम वो डिफरेंस देख पा रहे हैं, आज आप ये शायद आप भी आने वाले 10-15 साल बाद महसूस करोगे कि आजकल ना जनरेशन जो आ रही ना, उसमें पेशेंस बहुत कम है, मतलब धैर्य की बहुत कमी है। मैं आपकी भी बात कर रहा हूं, आप भी कुछ ज्यादा पुराने नहीं हुए हो, लेकिन मुझसे तो आप थोड़े पुराने ही हो, है ना, मतलब छोटे हो, तो मैं आपसे थोड़ा ज्यादा ओल्ड हूं, पुराना हूं। मैं एक चीज देख रहा हूं, सबसे ज्यादा कमी आपके अंदर आजकल है, जो युवा पीढ़ी है उसके अंदर सबसे ज्यादा कमी है पेशेंस की, है ना। जरा सा 2-4 घंटे पढ़ लिए और खुद को शूरवीर समझने लगते हैं कि अब मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। यार, थोड़ी बहुत मेहनत से, थोड़े बहुत प्रयास से अगर एग्जाम्स निकलने लगते तो फिर हर बंदा सरकारी नौकरी ले लेता, है ना। तो इस बात को आप समझिए, पेशेंस रखिए, मेहनत करिए, मेहनत ताबड़तोड़ करनी पड़ेगी, तगड़े तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन सिलेक्शन भी आपका होगा, है ना। तो पेशेंस रखिए। पेशेंस हम बहुत जल्दी लूज कर जाते हैं हर चीज में, है ना। जरा में कुछ हुआ नहीं कि हम एकदम पैनिक हो जाते हैं, घबराने लगते हैं। जरा इंटरनेट बंद हो गया तो एकदम घबराहट होने लगती है, व्हाट्सएप नहीं चल रहा तो घबराहट होने लगती है। मतलब हमारा, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, हर चीज में किसी ने कुछ बोल दिया तो जरा में उसको सुना देना, कई लोगों का नेचर होता है। तो ऐसी ऐसी चीजें हैं छोटी छोटी कि जरा सा कोई क्वेश्चन करा, नहीं बना तो मुझसे तो मैथ्स बनेगा ही नहीं। मतलब एक क्वेश्चन आप जीवन में पहली बार कर रहे हो हाई लेवल का, आपने वो पढ़ा, आपको नहीं समझ में आया तो तुरंत आप कहां पहुंच जाते हो, मेरा तो जीवन में कुछ नहीं हो सकता। तो हम ना इतना क्विक डिसीजन लेने लगे हैं, इतना जल्दी मतलब होप लूज करने लगे कि बता नहीं सकता मैं आपको, है ना। तो पेशेंस रखिए यार, ये सदियों पुराना नियम है और ये हमेशा रहेगा कि आपको धैर्य रखना है, कर्म करते जाना है। कितने पहले हमारे जो श्री कृष्ण जी हैं, उन्होंने बोल गए कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। लेकिन जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे जो है फल की बस चिंता है, कर्म कोई करना ही नहीं चाह रहा है। और अधिकतर लोगों की असफलता का कारण पता है क्या है, कि कर्म ना करना, केवल फल की आशा करना, और इतना सा कर्म करें और फल जल्दी मिल जाए। तो जो नियम प्रकृति ने बनाया है वो नियम कभी बदलेगा नहीं, भले ही कलयुग आ जाए या कितने युग आ जाए, कर्म करके ही फल मिलेगा। और कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, फल अपने आप मिलेगा। लेकिन हमारे अंदर ना धैर्य कर्म करते चलेगा, उसका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। और जितना इम्पेशेंस होंगे, जितना जल्दी धैर्य खोगे, नुकसान आपका ही होगा। इसलिए मेहनत करो, है ना। अपने आप को ये बोलो कि यार बहुत मेहनत करनी है। कभी आप किसी फल की चिंता करते हैं, सबसे पहला सवाल खुद से किया करो कि तुमने करा क्या है, क्या ऐसा कर लिया, कितने घंटे पढ़ लिए, कितने महीने पढ़ लिए, कितनी मेहनत कर ली ऐसी कि तुमको लाखों लोगों में तुम आगे कैसे निकल गए। उसका कोई कारण भी तो होगा भाई। लाखों लोगों में आप आगे कब निकलोगे, जब उनसे ज्यादा मेहनत करोगे। करना धरना कुछ नहीं है, केवल रोते रहना, है ना। तो रोना बंद करो, पढ़ाई लिखाई करो, ठीक है, मेहनत करो और पॉजिटिव रहो। आप अगर पढ़ाई लिखाई करोगे रेगुलर, ये 2-4 पॉइंट से मैं बता रहा हूं, अपने घर पे एक कागज लगा के इसको लिख लेना। ये सक्सेस का मूल मंत्र बता रहा हूं मैं आपको, है ना। कोई बड़ी बड़ी चीजें नहीं है। जब भी आपको लगे मेरा कुछ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो आप ये 4 चीजें खुद से पूछना। क्या मैं कोर्स के आखिरी तक आदित्य सर का और पूरी टीम का साथ दे पाऊंगा? अगर आंसर यस है, आगे बढ़ो। क्या मैं रोज क्लास अटेंड कर रहा हूं? हाँ। क्या मैं रिवीजन कर रहा हूं? हाँ। क्या मैं धैर्य रख रहा हूं? हाँ। ये 4 सवाल खुद से पूछना, इसके अलावा कोई 5वां सवाल जरूरी नहीं है। अगर ये 4 चीजें आपने मेंटेन कर ली, तो आपको सिलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता, जॉब लेने से कोई नहीं रोक सकता। और जब भी आप डिमोटिवेट होंगे, जब भी आप परेशान होंगे, या जब आपका मन करेगा मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, मतलब इन 4 में से कोई ना कोई एक का आंसर नो आ रहा है ना।
इन चारों के आंसर हमेशा यस होने चाहिए, है ना। अगर चारों के आंसर यस है मतलब आप सही ट्रैक पे जा रहे हो। जब जब कुछ एक भी नो आएगा समस्या डेफिनेटली आपको आनी है ना। तो ये आपका एक टेस्ट हो गया खुद का, कभी भी खुद से ये चीजें आप कर सकते हो, है ना। लेकिन आप एक बात को मानो कि मेहनत करे बिना, ताबड़तोड़ मेहनत करे बिना सफलता नहीं मिलती है। इतना सा करने पे उछला मत करो, ज्यादा जंप मत मारा करो। तुमने कुछ अभी ऐसा नहीं करा है कि तुम लाखों लोगों में आगे हो। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छे अच्छे लोग बैठे हुए हैं, उनको कंपटीशन देना है, मेहनत करना पड़ेगी। लेकिन हां, ये आपको मैं चैलेंज कर सकता हूं कि जो बाकी लोगों ने 2 साल में सीखा होगा वो मैं आपको 6 महीने में पहुंचा दूंगा, है ना। जितना अचीव करने में बाकी लोगों को 2 साल लगते हैं, इससे ज्यादा समय लगता है, वो आपको यहां फायदा ही मिलेगा कि वो चीज आप 6 महीने में अचीव कर लोगे, है ना। तो आपसे जो दिग्गज बैठे हैं, जो आपसे पहले से पढ़ाई कर रहे हैं, जो आपसे अच्छे लेवल पर हैं और आप तो अभी नए हो, है ना, वो 2 साल आपसे आगे चल रहे हैं। मैं 6 महीने में आपके 2 साल कवर करवा दूंगा, इतना आपको बना दूंगा। लेकिन आपको भी उतनी रफ्तार से दौड़ना पड़ेगा कि आपको 2 साल वाले को कॉम्पीट करना है, तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। यहां सबसे बड़ा एडवांटेज यह है कि आपको रास्ता मिलेगा, सब कुछ पका पकाया मिलेगा, हमारा अनुभव मिलेगा, हमने 10-10 12-12 नौकरियां निकाली, वो अनुभव काम आएगा, तो रास्ता आपको थोड़ा आसान मिल जाएगा, है ना। ये एक एडवांटेज मिलेगा कि मैं आपके 2 साल की पढ़ाई आपकी 6 महीने में करवा दूंगा। लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी और रोना बंद करना पड़ेगा, और जो बोला जाए बस वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें अगर चाहो तो एक पॉइंट और ऐड कर सकते हो कि कुछ पेंडिंग तो नहीं है। पेंडिंग कभी भी आपका कुछ नहीं रहना चाहिए, आपको चिंता होनी चाहिए अगर पेंडिंग एक ही चीज है जिसका आंसर नो होना चाहिए, है ना। 4 प्रश्नों के आंसर यस होने चाहिए, इसका आंसर हमेशा नो होना चाहिए। और फिर आप देखो, ठीक है, ओके। और पुराना जितना बचा है कोई दिक्कत नहीं है, जिन्होंने लेट ज्वाइन करा है कुछ कारण से, आप अब पढ़ाई शुरू कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, पुराना कैसे भी करके खत्म करो जल्दी, ठीक है जी। यस यस, व्हाई नॉट। और जो नए बच्चे हैं, आप ऐसे कई सारे सवाल पूछते हो जिनके जवाब मैं पहले दे चुका हूं, इसलिए मैं उन चीजों को बार बार नहीं देता हूं। मुझे पता है कि जब आप पुरानी क्लासेस देखोगे तो मैं आपके कई प्रश्नों के जवाब पहले दे चुका हूं, इसलिए मैं वो चीजें बार बार रिपीट नहीं करूंगा, है ना। आप पुरानी क्लास देखोगे, अपने आप आपको ढेर सारे प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे। हम्म देखो, समस्या तो हर विषय में आएगी, मेहनत करोगे हर चीज को आसान बनाना पड़ेगा। ओके, चलो, तो यहीं पे मैं आज का सेशन एंड कर रहा हूं। कल प्रतिशत के लिए तैयार रहो, और ये 4-5 पॉइंट्स, एक कागज लेना आज, उस कागज पे ये 4 चीजें लिखना, 5 पॉइंट्स लिखना, 5 में से 4 के आंसर हमेशा यस होने चाहिए, एक का आंसर हमेशा नो होना चाहिए। आप समझ लो कि आप लाखों लोगों में अलग ही चमकने वाले हो और सिलेक्शन लेने वाले हो। इस नो के अलावा अगर किसी का आंसर नो आया मतलब खतरे की घंटी है, वो आप गलत जा रहे हो, है ना। ये आप ध्यान रखना। तो आपको ये 4-5 चीजें हमेशा लाइन पे ले आया करेगी, ठीक है। चलो, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ध्यान रखिए, मिलते हैं कल, बाय बाय।